सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हनीफ शेख। हम इसके पहले एक वीडियो बताए थे आपको कि राजू अंसारी ने जो है आफरीन सौदागर को जो है धमकी दिया था। आइए अब वो रिहा होके आ गए हैं, देखते हैं उन्होंने क्या सफाई दी। जी मेरी अभी मेरी बेल हुई आज 12:30 पौने 1 बजे के टाइम पे। अच्छा। मेरे ऊपर एक केस किया गया था, कोविड-19 का एक स्पेशल केस है। हाँ। 3/1A। हाँ। और उसके अंदर मुझे अरेस्ट किया गया था और आज मेरी जामीन हुई। अभी जामीन करके मैं अभी घर पर आ रहा हूँ। क्या मसला था? क्यों क्या 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 आपने ऐसा क्या कर दिए जो ऐसा है कि मैं ज़रा सा तफसील में बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ। कि आज से 3-4 रोज़ पहले की बात है। हाँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं एडवोकेट चौधरी साहब, उनकी जो वालदा हैं, हाँ। उनकी वालदा के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी वालदा का डायबिटीज़ जो है वो 548 था, सैचुरेशन लेवल 60% पर था। उनका क्रिएटिन लेवल जो है किडनी का वो 2.26 था, बहुत ज़्यादा था। और उनको थोड़ा सा उनका O2 लेवल भी कम था, ऑक्सीजन लेवल भी कम था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा ICU की ज़रूरत पड़ रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि राजू भाई अगर कालचक्कर में हो सके तो मुझे एक ICU बेड की ज़रूरत है, मुझे करवा दीजिए। जी। मैं बोला ठीक है। उन्होंने 10:14 पर मुझे 10:13 पर मुझे उन्होंने कॉल किया। जी। कॉल करने के बाद 10:14 से लेकर के 10:38 तक के मैं आफरीन मैडम को कॉल करता रहा, जो कालचक्कर हॉस्पिटल की CEO है। उनका पूरा नाम है आफरीन सौदागर। जी। आफरीन सौदागर मैडम को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने मेरा कॉल उठाया नहीं। तकरीबन 25-26 मैंने उन्हें कॉल किए, फेसबुक कॉल किया, व्हाट्सअप कॉल किया और वीडियो कॉल्स किए मैंने, मगर कोई भी कॉल उनके उठे नहीं। उसके बाद में मैंने कबीर चौधरी साहब की वालदा के लिए मैंने उनसे कहा कि भाई फ़ोन तो नहीं उठा रही, आप कहीं और इंतजाम करने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, हम लोग नियॉन में लेके जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, नियॉन में मैं डॉक्टर मिलिंद शिंदे साहब को फ़ोन कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। जी। ये बात करके मैंने अपना फ़ोन रख दिया कबीर चौधरी साहब। जी। 11:25 पर ऑफिस मैडम का फ़ोन मुझे आया। मैडम ने मुझे फ़ोन पर कहा कि राजू भाई आपने मुझे इतने सारे कॉल क्यों किए, क्या माजरा है? तो मैंने कहा कि मैडम एक पेशेंट थे जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, जिसकी वजह से मैंने आपको कॉल करने के बाद में मैंने हमारे वहाँ आपके जो मेडिकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद अंसारी, मैंने उनसे बात की। फिर डॉक्टर खालिद अंसारी मुझे 3 नंबर और दिए, आसिफ मोमिन का, डॉक्टर जावेद का और डॉक्टर इमरान का। बोले इनसे कोशिश करो, अगर हो सका तो ये लोग करवा देंगे। और उन तीनों ने भी कहा नहीं, बेड्स खाली नहीं है, आपको आफरीन सौदागर मैडम से ही बात करनी पड़ेगी। अच्छा। तो अब मैंने कहा कि मैडम मैंने आपको बहुत ट्राई किया, मगर आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। तो मैंने कहा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी जो है वो 9:30 बजे खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर आप थे, आपके साथ में जितेंद्र अवार्ड साहब थे, शमीम खान साहब थे और जफर नुमानी साहब थे, बहुत सारे लोग थे। मुझे मालूम पड़ा कहीं से कि 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और मैंने आपको पहला कॉल 10:14 पर किया है। तो बोले नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं, ये सिर्फ आपका फ़ोन उठाना ही मेरा काम नहीं है। अच्छा। मैंने बिल्कुल मैडम, आपका काम मेरे से मेरा फ़ोन उठाना नहीं है, मगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एज एन CEO ऑफ एन हॉस्पिटल, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पेशेंट की देखरेख करना है, हॉस्पिटल की देखरेख करना है, हॉस्पिटल की तकलीफों को दूर करना है। अच्छा। जिसके लिए आपको रखा गया हॉस्पिटल में, सारे ट्रस्टियों ने आपको इसलिए रखा है कि हॉस्पिटल की दुश्वारियों को और हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए आपको ये काम करना चाहिए। तो बोले मुझे मत सिखाइए आप, मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। नहीं मैडम, मैं सिखा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुमरा शहर के अंदर, क्योंकि मैं भी मेरी भी जो घर की नगर सेविका है वो भी राष्ट्रवादी को बिलोंग करती हैं, और जितेंद्र अवार्ड साहब के और राष्ट्रवादी के अपोजिशन के भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको और आपके हॉस्पिटल के लोगों को तकलीफ दे सकते हैं। तो आप है ना नॉन पॉलिटिकल होकर के काम कीजिए, किसी का पॉलिटिकल पपेट होने की आपको जरूरत नहीं है। आप पॉलिटिकली कोई काम मत कीजिए, आप अच्छा काम कर रही हैं। और आप जैसा कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जो कालचक्कर की जो CEO मैडम है उनको फोन द्वारा धमकी दी, तो आपने धमकी दी थी या नहीं दी थी? वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने यही कहा मैडम को कि मैडम आप है ना अपना जो काम है, जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है ट्रस्टियों की तरफ से, आपका काम उस काम को करना है, ना कि पॉलिटिकल गलियारों में घूमना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं तो काम कर ही रही हूँ आप लोगों का।
और आपका हमेशा मैं फ़ोन तो उठाती हूँ। बोला हाँ मैडम, आप मेरा हमेशा फ़ोन उठाती हैं, कभी एक आध बार मिस हो जाता है मगर अक्सर मेरा फ़ोन उठाती हैं और आप अपना काम कीजिए और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, मगर आप पॉलिटिकल थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल रख करके, पॉलिटिकल बैलेंस रख करके काम कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल क्या होता है कि पॉलिटिकल बहुत सारे लोगों के अंदर आपस में तनातनी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकली आपको कहीं मतलब तकलीफ हो जाए करके। और इसके अलावा मैंने कोई उनको ना धमकी दी है ना कोई बात की है, और इसके ऊपर उन्होंने जाकर के मेरे खिलाफ पहले एनसी दर्ज की, एनसी दर्ज करने के बाद में 2 घंटे के बाद में वापस आकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज की। अच्छा, तो ये आरोप जो है उनका कि आपने उनको धमकाया है, जबकि वो ये भी हमको मालूम पड़ा है कि वो हामिला हैं और उनको इस तरह से धमकाना उचित नहीं है। मैं एकदम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके कह रहा हूँ आपको कि मैं कभी भी किसी भी औरत के साथ में बहुत नरमी से बात करता हूँ। और औरतों से क्या, मैं मेरी तो आप तहजीब के बारे में जानती होंगे कि अक्सर मैं जब भी जिन लोगों से बात करता हूँ कि आज मुझे 25-30 साल कॉलेज के अंदर हो चुके हैं और 25 साल से हमारा जो घराना है वो यहाँ पर काबिज है, सत्ता में है। तो हमने हमारी ज़िंदगी में कभी किसी भी शख्स, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, हमने किसी से कभी बदतमीज़ी से बात नहीं की है। ये हमारी तहजीब है जो हमारे वालिदों ने हमें सिखाया है। तो अब आप खौफजदा हो गए? आपको मालूम है कि आपके यहाँ की सियासत जो है ज़रा जोरावर है, दबंग है, तो आपको डरना नहीं है? जी, मैं तो सबसे पहले ये बात कहूँगा कि अगर किसी की मदद करने के लिए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए, या किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए, या किसी मरीज़ की दवा दिलाने के लिए अगर मुझे बार बार जेल जाना पड़ेगा तो मैं बार बार जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। जी राजू भाई, इस वक्त पार्षद के मामले को लेकर पूरी एनसीपी पार्टी आपके खिलाफ है, पूरी एनसीपी पार्टी आपके खिलाफ है। एनसीपी के जो अध्यक्ष है शमीम खान, उन्होंने सोशल मीडिया पे मतलब कई न्यूज़ चैनल के जरिए ये कहा कि मतलब राजू अंसारी अगर चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या आप एनसीपी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं हमारे शमीम खान साहब की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और मैं एक बात समझता हूँ कि उनकी बातों को वैसे भी उम्र में कोई ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐलान किया था कि टोरेंट अगर यहाँ पर आए तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, मगर टोरेंट आ चुकी है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी से दुश्मनी नहीं निकालता हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं करता हूँ, किसी तरीके से कोई बात करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं हर एक इंसान की इज्जत करता हूँ। और रही बात एनसीपी की, तो मैं किसी भी एनसीपी का पोस्ट होल्डर नहीं हूँ। मैं एनसीपी में कोई पोस्ट के ऊपर नहीं हूँ, और ना मैंने किसी कभी एनसीपी ज्वाइन की है। मैं आज भी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर हूँ, और मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में मैंने कभी भी एनसीपी का प्राइमरी मेंबरशिप का किसी की तरीके का फॉर्म नहीं भरा है, ना कभी पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ हूँ। आपसे वो जो सवाल पूछा है उसका जवाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। सियासी क्लाउन, सियासी जोकरों से तो आप नहीं डरेंगे, वो समझ में आ रहा है, लेकिन स्टंटबाज जो हमारे यहाँ के आमदार, हमारे जो देश के आमदार हैं, सियासतदान हैं, और सूबे में जो है बारसूख हैं, उन लोगों से आप खौफजदा नहीं है? आपको एक मरतबा जेल दिखा दिया। जी बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो, मैं जितेंद्र अवार्ड साहब को बहुत ज़माने से जानता हूँ। जब 1991 में पहली मरतबा जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे थाना के, मैं तब से मेरा उनके साथ में रास्ता कायम है। ठीक है, कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे होंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो किसी की बातों में नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ जज्बात में उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया होगा, तो मैं उसके लिए कोई खौफजदा नहीं हूँ, और मैं उनसे नाराज़ भी नहीं हूँ। बहुत बड़े इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मुमरा के लिए बहुत वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो करते रहना चाहिए। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे आवाज़ दे, इंशाल्लाह लब्बैक करके मैं उनके साथ में खड़े रहकर काम करूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि सियासी तौर पर आपको घेरा गया है, सियासी तौर पे घेरा गया, और आप जो है ना वहीं से जो है ना बगल भैया की बातें कर रहे हैं कि अभी भी जो है आपके ताल्लुकात जो मधुर है। मैं पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे सामने सुभाष भोईर साहब ने इलेक्शन लड़ा, हमारे सामने यासीन सुरमे साहब ने इलेक्शन लड़ा, हमारे सामने रऊफ लाला साहब ने इलेक्शन लड़ा, हमारे सामने यूसुफ काना साहब ने इलेक्शन लड़ा, सिद्दीक अंसारी ने इलेक्शन लड़ा। ऐसे कई लोगों ने हमारे सामने इलेक्शन लड़े, मगर इलेक्शन खत्म होने के बाद में मैंने कभी भी उनके साथ में पॉलिटिकल अपोनेंट वाला काम नहीं किया। मेरे वालिद साहब ने एक बात कही थी मुझे, वो मुझे आज भी याद है, कि मेरे वालिद साहब कहते थे अगर तुम्हें कामयाब बनना है कि तो दुश्मनों को दोस्त बनाना सीखो। और मैं उसी मिसाल के ऊपर हमेशा कायम रहकर काम करता हूँ कि अपने दुश्मनों को दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ, उनके दिलों को जीतने की कोशिश करता हूँ। और आज 25 साल से रशीद कमर में मैंने लोगों के दिलों को जीतने का ही काम किया है। जिसका प्यार यहाँ पर जो उमड़ रहा है उसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और मैं ये समझता हूँ कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अल्लाह ताला ने अपने कुरान शरीफ के अंदर एक आयत से बताया है कि वो तो इज़्ज़ु मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा, तो इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह है। बेशक आप कितने भी मंसूबे गलत लो, कितनी भी साजिशें रच लो, मगर इंशाअल्लाह वही होगा जो हक होगा, वही होगा जो हक होगा।
और इंशाल्लाह अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह मुझे ज़रूर सजा देगा, मगर अगर मैं हक पर हूँ तो अल्लाह ताला मेरा साथ देगा। मुमरा पुलिस की मुस्तैदी के बारे में आप क्या कहें? नहीं, अब मुमरा पुलिस स्टेशन ने बहुत अच्छा काम किया था मेरे खिलाफ। उन्होंने सिर्फ एक एनसी ली थी उनके फ़ोन के जो वारदात उन्होंने बताई थी इसके ऊपर, मगर बाद में उनका ऐसा कहना है पुलिस के लोगों का, मुमरा पुलिस स्टेशन के लोगों का, यानी हमें ऊपर से बहुत प्रेशर था जिसकी वजह से हमें एफआईआर में एनसी को एफआईआर में बदलना पड़ा। मैं उससे उसके लिए कोई नाराज़गी मुझे नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है, वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर जब भी हमारा केस उठ करके आएगा तो हम देखेंगे कि भाई सच के और झूठ के, हम उसको अपने सच्चाई को वहाँ पर पेश करने की कोशिश करेंगे, साबित करने की कोशिश। आपके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, आपकी बातों से लगता है आप संतुष्ट हैं? जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। हो सकता है कि हमारी जो आफरीन मैडम है, उन्होंने हमारी आफरीन मैडम जो है उन्होंने जो कंप्लेंट लिखी हो किसी के दबाव में आके किया होगा या किसी के बैठा हुआ में आकर किया होगा, मगर वो मेरी बहन है। मैं उनकी आज भी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी पहले किया करता था, और अगर कभी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ज़रूर मुझे आवाज़ दे, मैं उनके लिए भी इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। ओके, थैंक यू।